जीएसटी के तहत कई ऐसी गतिविधियां हैं जो देखने में भले ही सामान से जुड़ी लगे, लेकिन कानून उन्हें सर्विस यानी सेवा मानता है। आज हम विस्तार से समझेंगे स्केड्यूल 2 की पूरी कहानी, जो साफ साफ बताता है कि कौन कौन सी गतिविधियां गुड्स की नहीं बल्कि सर्विसेज की श्रेणी में आती हैं, चाहे वे दिखें या छुपी हों। कानून की नज़र में उनका वर्गीकरण स्पष्ट है। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू यूज गुड्स की। मान लीजिए आपने अपनी फोटोकॉपी मशीन किसी को चलाने के लिए दी, लेकिन मालिकाना हक यानी ओनरशिप अपने पास रखा। ऐसे में ये गुड्स की सप्लाई नहीं बल्कि सर्विस मानी जाएगी। यानी अगर फोटोकॉपी मशीन रेंट पर दी, ओनरशिप नहीं दी, तो ये जीएसटी के हिसाब से सेवा है, सामान नहीं। इसी तरह अगर किसी ने आपको अपनी कार केवल यूज के लिए दी, ओनरशिप नहीं दी, तो भी यही नियम लागू होगा। दूसरा बड़ा बिंदु है जमीन या बिल्डिंग को किराए पर देना। अगर आप किसी को दुकान, ऑफिस या जमीन किराए पर देते हैं, तो ये भी सीधा सीधा सर्विस की कैटेगरी में आएगा। उदाहरण के लिए किसी मॉल में पार्किंग स्पेस किराए पर देना, ये भी सर्विस है। यानी भले ही जमीन या शॉप टैंजिबल चीज है, लेकिन उसका किराया सर्विस मानी जाएगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जॉब वर्क। अगर आप किसी और के सामान पर डाइंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग जैसे काम करते हैं, तो वह भी सर्विस मानी जाएगी। जैसे ग्राहक के कागज पर शादी के कार्ड प्रिंट किए, ये भी सर्विस ही है। यहाँ आपके पास सामान नहीं बल्कि प्रक्रिया हो यह है, इसलिए यह सेवा कही जाएगी। चौथा बिंदु है बिजनेस एसेट्स का पर्सनल यूज में आना। अगर कोई कंपनी का लैपटॉप, गाड़ी या कोई और चीज जिसमें आईटीसी लिया गया है, किसी ने निजी इस्तेमाल में ले लिया, तो भी ये सर्विस मानी जाएगी। उदाहरण के लिए ऑफिस का लैपटॉप घर पर इस्तेमाल करना, ये भी सर्विस है। जीएसटी में ऐसे निजी उपयोग को सेवा की श्रेणी में रखा गया है। पांचवा मामला है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचना। अगर किसी बिल्डिंग या फ्लैट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बेच दिया गया, तो जीएसटी के तहत ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर फ्लैट रेडी टू मूव है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वह गुड्स या सर्विस में नहीं आता, वो सर्विस नहीं मानी जाएगी। छठा बिंदु है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देना। अगर किसी को ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या सॉफ्टवेयर यूज का अधिकार दिया गया, तो ये भी सर्विस है। जैसे किसी को अपने ब्रांड का लोगो यूज करने का लाइसेंस दिया, ये भी सर्विस है। आजकल कई कंपनियां ऐसा करती हैं और जीएसटी में इसे सेवा माना जाता है। सातवां बिंदु है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। अगर आपने क्लाउड सॉफ्टवेयर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाइसेंस दिया, तो ये सर्विस है। लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर का सील्ड बॉक्स बेचा, तो वो गुड्स मानी जाएगी। उदाहरण के लिए एमएस ऑफिस का क्लाउड लाइसेंस देना सर्विस, लेकिन सीडी या पैकेट में बेचेंगे तो वो गुड्स। आठवां बिंदु है किसी भी चीज को करने, न करने या सहने के लिए पैसा लेना। अगर आप किसी को नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट पर पैसा लेते हैं या कैंसलेशन चार्जेस लेते हैं, तो ये भी सर्विस मानी जाएगी। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी स्केड्यूल 2 में शामिल है। नौवां मामला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जहां गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, इंस्टॉलेशन। जीएसटी में ये पूरी तरह सर्विस मानी जाती है, भले ही इसमें सामान भी लगे। 10वां बिंदु है रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज। भले ही खाना गुड्स हो, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना परोसना या केटरिंग सर्विस देना, ये दोनों सेवा मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए जोमेटो या स्विगी से खाना मंगवाया, तो वो सर्विस है। 11वां बिंदु है इमूवेबल प्रॉपर्टी का किराया। किसी को मकान, दुकान या वेयरहाउस किराए पर देना, ये भी सीधा सीधा सर्विस की श्रेणी में आता है। इसलिए रेंटल इनकम पर भी जीएसटी लागू हो सकता है। तो अगली बार जब जीएसटी से जुड़ा कोई ट्रिकी मामला सामने आए, तो स्केड्यूल 2 को जरूर देखें। इससे आपको तुरंत क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी एक्टिविटी सर्विस मानी जाएगी और कौन सी नहीं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और जीएसटी के ऐसे ही आसान कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।